नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं दूसरी खबर फरीदाबाद से, जहां सीएम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां 22 तारीख को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। और चौथी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पिस्तौल के बल पर बाइक लूटने का मामला सामने आया है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए शामिल। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी साथ में मौजूद रहे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक तंवर बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी में हुए शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं दिल्ली से। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल। दिल्ली मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही बता दें कि नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं दिल्ली से। अशोक तंवर ने थामा बीजेपी का दामन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हुए हैं अशोक तंवर। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं दिल्ली से। बता दें कि अशोक तंवर ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। चलिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद? हेलो, सत्यव्रत शास्त्री जी, अशोक तंवर ने बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद? देखिए, आज का ये दिन भाजपा के लिए माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के ये प्रदेश अध्यक्ष रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, पुराने कार्यकर्ता, सांसद, और ये कहा जाए कांग्रेस के सांसद के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व के बहुत नजदीक रहने वाले लोगों को जब ये पता चला कि ये सब मामला खोखला है, तो फिर वास्तव में देश संस्कृति का वर्तमान किसके हाथों में सुरक्षित है और भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, इस पर गहन चिंतन मंथन अशोक तंवर ने किया। और पिछले कई दिन से इस बात की चर्चा थी। आज उस चर्चा को विराम देकर भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से जब कोई पार्टी से जुड़ता है या पार्टी से हटता है, तो दोनों के लिए ही पक्ष विपक्ष, लाभ और हानि दोनों चीजें होती हैं। क्योंकि इकाई के रूप में तो एक अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन उसकी विचारधारा के साथ उसके साथ काम करने वाले लोगों की संख्या खूब होती है, ज्यादा होती है। और अभी अशोक तंवर की मैं समझता हूँ कि राजनीति भी बाकी है, क्योंकि उम्र बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी जिस प्रकार से मैच्योरिटी के लिए
राजनीतिक दलों के अंदर रहकर उनका जो एक्सपीरियंस है जी उसने, क्योंकि अचानक कोई आदमी आता है तो कह सकते हो, लेकिन जब एक आदमी जी अनुभव ले लेता है कि कहाँ क्या है कितना है, जब उसके बाद निर्णय होता है तो उनका परिपक्व निर्णय को हम मान सकते हैं। तो निश्चित रूप से अशोक तंवर के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जी मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बने रहिए और रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी, अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनका निजी निर्णय है जी अशोक तंवर जी का, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि भी हमारी पार्टी पर कोई फर्क होगा और इससे भाजपा को जरूर नुकसान होगा। जी ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के जिन लोगों को भ्रष्ट बेईमान बताया करती थी, आज उस भाजपा के अंदर कांग्रेसियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जी कि भाजपा के लोग बेचारे कई बार दुख व्यक्त करते हैं हमसे। वो ये कहते हैं कि कांग्रेसियों के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में जूते लग रहे हैं, जी उन्हें पूछा नहीं जा रहा। तो निश्चित तौर पर भाजपा अपने कुकर्मों के बोझ तले खुद डूब जाएगी। और ये जो मुद्दे हैं, भाजपा द्वारा बार बार ये कहना कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, ये उस मुद्दे पर कभी जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं रहेगी कि भी अगर भ्रष्ट थे तो उन लोगों को भाजपा में क्यों लिया गया। जी शास्त्री जी, विजय कौशिक का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जूते लग रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मेरे से बढ़िया कौन बता पाएगा और इनको अनुभव कैसे है और कौन व्यक्ति है जो इनके पास आकर कहे। यदि हिम्मत और विश्वास और चैलेंज के साथ है तो उन लोगों का नाम बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताता हूं कि विजय कौशिक जी कुछ भी कहें, लेकिन विजय कौशिक जी क्या अशोक तंवर के बारे में या किसी के बारे में भी कहना, मैं एक बार जी हेलो, जी जी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज राठी जी, आपके लिए कितना बड़ा झटका अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए हैं? देखो, ये तो आते जाते रहते हैं, इनसे कोई किसी पार्टी को फर्क थोड़े पड़ता है। जी तंवर जी आए भी थे और अब चले भी गए, तो इससे पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी तो एक ट्रेन है, इसमें सवारियां चढ़ती भी रहती है, उतरती भी रहती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी का संगठन आज प्रदेश लेवल पर ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, आम आदमी पार्टी 28 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली जींद में करने जाने लग रही है, जहां 1 लाख से ज्यादा साधारण लोग आम आदमी पार्टी की रैली में आएंगे। और मैं आपने एक बात और बताना चाहूँ, ये खास आदमियों की पार्टी नहीं, आम आदमियों की पार्टी है। तंवर शायद खास आदमी होंगे इसलिए बीजेपी में चले गए, बाकी तंवर के जाने से आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं। आम आदमी पार्टी पहले मजबूत थी, आज मजबूत है और भविष्य में भी आम आदमी पार्टी मजबूत रहेगी। मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने का काम करेगी। जी मनोज राठी जी, हरियाणा में अब आपके लिए क्या क्या और चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि तंवर सबसे बड़ा फेस माने जाते हैं? नहीं, सबसे बड़ा फेस तो अरविंद केजरीवाल जी है जी। देखो, और बाकी सभी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी की। ये एक खास बात है कि आम आदमी पार्टी के अंदर फेस नहीं होता, फेस तो जनता है आम आदमी पार्टी के अंदर। जनता से किसी भी आदमी को उठाएंगे और सीएम बना देंगे, ये तो आम आदमी पार्टी का एक नियम है। आम आदमी पार्टी में आपने देखा पंजाब के अंदर किस प्रकार साधारण लोगों को विधायक बनाया, किस प्रकार साधारण लोगों को मंत्री बनाया। ये आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी इसीलिए है कि ये आम आदमियों की पार्टी है।
मैं तो एक बात जमा खास कहना चाहूंगा कि हमारी सीधम सीधी फाइट तो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी ने 10 साल में जो कर्म कांड हरियाणा के अंदर करे हैं सारी जनता के सामने है, और हम दिखाएंगे हरियाणा प्रदेश की जनता को कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किस प्रकार काम करे हैं, 1.5 साल की सरकार ने पंजाब में किस प्रकार के काम करे हैं, कर्मचारी हमारे से राजी है पंजाब के अंदर जाके देखो, किसान हमारे से राजी है पंजाब के अंदर जाके देखो। तो वही काम दिखा के हमने तो हरियाणा की जनता से वोट लेने हैं, हमने किसी बड़े नेता के वोट थोड़ी लेने हैं। बड़े नेता एक पार्टी में इकट्ठे हो जाएंगे, जनता हमारी पार्टी में इकट्ठे हो जाएंगी, और जीत हार का फैसला तो हमेशा जनता करती आई है। इसलिए जनता के साथ हमारा गठबंधन है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, थी और रहेगी। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, मनोज राठी का कहना है कि अशोक तंवर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से लिया होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा। उस दिन तो इन्होंने नहीं कहा कि उनके फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पार्टी छोड़ जाते तो उनसे फर्क नहीं पड़ता। अरे भले आदमी एक वोट से भी, एक एमपी का और एक विधायक का, अनेक ऐसे उदाहरण है देश के अंदर जिनसे एक वोट के कारण से उनकी सदस्यता रह गई, विधायक नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, और देश की एक ईमानदार और बेहतरीन काम करने वाली वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। तो एक व्यक्ति को, यदि अशोक तंवर को एक व्यक्ति भी नहीं मानना, तो ये कितनी बड़ी समझदारी हो सकती है मनोज राठी जी की। ये इनके विवेक पर निर्भर करता। एक व्यक्ति के कारण से कैसे फर्क नहीं पड़ सकता और कैसे पड़ सकता है, तो वो तो उन लोगों से पूछो जिनकी सरकारें और जिनके विधायक और एमपी एक एक वोट के न मिलने के कारण से रह गए थे। अशोक तंवर तो आपका राज्य स्तर का नेता रहा है, आपकी पार्टियों का फेस रहा है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, सरकार से एमपी रहे हैं, इसलिए उनके अस्तित्व को नकारना ये अपनी मैं कहूंगा आनसमझी है। और मैं मनोज राठी जी से पूछना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा फेस जो है वो केजरीवाल जी हैं, तो राम मंदिर के बारे में उनका वर्तमान स्टैंड ठीक है या पहला ठीक है? पहला ठीक है तो आज वाला गलत कैसे, और आज वाला गलत ठीक है तो पहले वाला ठीक कैसे हो सकता है? जो आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता हो वो चेहरा हो सकता है क्या देश का? राम मंदिर के बारे में आपका पहले स्टैंड क्या था और आज क्या था, और आगे क्या रहेगा, इसकी क्या गारंटी है तुम्हारे पास? जी शास्त्री जी हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं विजय कौशिक का। विजय कौशिक जी, मनोज राठी जी कह रहे हैं कि अशोक तंवर के जाने से कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, उनकी पार्टी के नेता रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो सही कह रहे होंगे। रही बात भाजपा प्रवक्ता की, जी भाजपा प्रवक्ता ने कुछ बातें बहुत सही कही हैं। जी उन्होंने कहा कि एक एक वोट की जरूरत है उन्हें, यानी कि वो मान रहे हैं हरियाणा में भाजपा की हालत खराब है, पहली बात। दूसरी बात, ये वही अशोक तंवर हैं जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर जी ने कहा था कि वो उन्हें भाजपा में नहीं ले रहे, यानी कि उस समय भाजपा ने इस लायक भी नहीं माना कि इनको भाजपा में शामिल कराया जाए, और अब खुद ये मान रहे हैं कि भाजपा की मजबूरी है, एक एक वोट जरूरी है। जी तो हमारा तो ये कहना है कि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी निजी विचारधारा है, राजनीति का निजी नजरिया है, तो अशोक तंवर को भी अधिकार है कि वो कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति में लोग आते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ये इससे मुझे नहीं लगता कि आज के समय में किसी पार्टी पर कोई फर्क पड़ता हो। फर्क केवल इस बात का है कि कौन सी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। मुझे दुख है आज इस बात का कि जिन मुद्दों के खिलाफ, जिन मुद्दों को लेकर अशोक तंवर भाजपा को बेनकाब करते रहे थे कांग्रेस के बैनर तले, आज वो किस आधार पर उस भाजपा के कुकर्मों को जायज ठहराएंगे भाजपा में जाकर, ये समय बताएगा। और जनता उनके इस रूप को किस नजरिए से लेगी ये भी जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूरी है कि भाई कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से मजबूत है और हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी विजय कौशिक जी, अभी हरियाणा में चुनाव है तो दोनों चुनाव पर कितना असर पड़ेगा तंवर जी के बीजेपी में शामिल होने से? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अशोक तंवर जी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय जब इनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेवारी देकर हरियाणा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, जबकि इससे पहले उनका हरियाणा की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था जी। और आम आदमी पार्टी में गए, जजपा के साथ भी इन्होंने गठबंधन किया, जाने कहां कहां गए।
तो मुझे लगता है कि इनका असली घर तो ले देकर कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही इन्हें आगे बढ़ा सकती है। और बीजेपी में गए बेशक हैं, कुछ समय बाद कल ही खुल जाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ही कुछ नहीं दे पा रही तो इन्हें क्या देगी। जी, विजय कौशिक जी बनी रही है हमारे साथ। शास्त्री जी, विजय कौशिक का कहना है कि असली घर तो इनका कांग्रेस ही है, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो देखो, विजय कौशिक जी के प्रश्न में मैंने जो बात कही थी जी, शायद मेरा फोन कट गया था, वो शायद विजय कौशिक जी तक ना पहुंची हो बात। मैं वो बात भी और इस बात को भी दोनों को दोहराता हूँ। विजय कौशिक जी, आप चैनल पर जिम्मेवारी के साथ बैठे हैं जी, और जिम्मेवारी के साथ यदि आपने कोई बयान दिया है उसकी ऑथेंटिक जो है अथॉरिटी आप हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि हम मजबूर हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। तो यदि आप एक ठीक व्यक्ति हैं, ठीक व्यवहार और व्यवस्था के व्यक्ति हैं, तो एक भी व्यक्ति का नाम आप चैनल के माध्यम से बताएंगे। दूसरी बात, असली कर उनका कांग्रेस है या भाजपा है या आगे कोई और रहेगा, ये तो मैं तो क्या बता सकता हूँ। विजय कौशिक जी ने तो बता दिया, असली चीज तो या तो भविष्य बताएगा या अशोक तंवर जी बताएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नीति और नीयत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। हम उनकी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और राजनीति में उनकी प्रेजेंस की स्वीकृति देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हम नहीं ले रहे, वो किस संदर्भ में कहा होगा, कब कहा होगा कि वो यदि कांग्रेस छोड़ रहे तो भाजपा के लिए बात होगी। लेकिन उस समय न हमसे संपर्क किया गया था, न हमने उनके लिए कोई दरवाजे बंद किए थे न खोले थे। उन्होंने जब संपर्क किया उसके बाद पार्टी नेतृत्व तो उसके ऊपर चर्चा करता है, विचार करता है, फिर स्थानीय नेताओं को कहता है कि उनके साथ बातचीत करके पार्टी में जोड़िए। ये पार्टी का हमारा एक विधिवत एक तरीका है पार्टी में किसी व्यक्ति को लेने का। तो उस समय न तो आपके पास कोई प्रूफ होगा कि वो यहाँ चक्कर लगा रहे थे, न हमारे किसी नेता ने उनसे संपर्क किया होगा, ऐसे कुछ प्रमाण है। जी, शास्त्री जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं मनोज राठी जी। आपने विजय कौशिक जी को सुना और शास्त्री जी को सुना। उन्होंने कहा है कि विजय कौशिक का कहना है कि असली घर तो कांग्रेस है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हाँ देखो, पहले आए तो कांग्रेस से ही थे, शुरू में तो कांग्रेस के कारण ही बड़े नेता बने थे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि तंवर रुकेंगे बीजेपी में भी नहीं, क्योंकि जिस पानी की चाल बन जाती है वो पानी रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। इनकी ख्वाहिश या पूरी नहीं होंगी, उस दिन बीजेपी को भी लात मार देंगे। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो, जो विजय जी हैं वो ठीक कह रहे हैं भाई, आजकल बीजेपी को एक एक वोटों की जरूरत है। बीजेपी डाकम डाक हो रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर बीजेपी की बड़ी बुरी हालत है और बीजेपी एक तरफा सारे चुनाव आने लग रही है। 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी हारेगी। और मैं तो कहूंगा कि विधानसभा में इनका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि लोग इंतजार करने लग रहे हैं इनसे पूछने के लिए कि कोई काम गिनाओ। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 20 लाख से ऊपर युवा बेरोजगार आज प्रदेश के अंदर। आपको देखो, हर वर्ग सड़क पे बैठे है, पटवारी धरना लगाए बैठे, किसान धरना लगाए बैठे। कोई एक वर्ग इन लोगों ने छोड़ा हो तो बताने का काम करे। ड्राइवर भाइयों को उन लोगों ने तंग करा। मैं तो कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने हमेशा ही लोगों के खिलाफ कानून बनाए, लोगों के खिलाफ नियम बनाए, लेकिन बीजेपी के अपने नेताओं के फायदे के लिए इन लोगों ने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करा, माल कमाने का काम करा। पूरे देश के अंदर बड़े बड़े इन लोगों ने ऑफिस बनाने का काम कर दिया। ये सारा माल पानी कहां से आया, सारी दुनिया को पता है। इन लोगों ने बड़े भारी भ्रष्टाचार इस देश में फैलाया है। उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए, आपके सामने है कितने उद्योगपतियों के पैसे माफ कर दिए। इस तरीके से सारी जनता को पता है कि किस प्रकार बीजेपी सरकार ने प्रदेश के अंदर लूट मार मचाई है। सारी दुनिया को पता है बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है, विकास की राजनीति नहीं करती। लेकिन आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है, शिक्षा की राजनीति करती है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए जो संविधान है उसकी पालना करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षा सर्वोपरि है, ये मानती है आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी भगत सिंह के मुसल्लों को मानती है। मैं तो बार बार इनको कहना चाहूंगा कि बीजेपी पथ से भटक चुकी है। जब सत्ता में आई तो सत्ता के घमंड के कारण इन लोगों ने लोगों पर जुल्म करे हैं, न कि लोगों के काम करे हैं। आज आप हरियाणा के अंदर अगर देखोगे तो बड़ा बुरा हाल है, हर वर्ग इनसे परेशान है। आप हरियाणा के किसी कोने में जाके देख लो, न सफाई व्यवस्था है, न कुछ और व्यवस्था है। हर प्रकार का पोर्टल सिस्टम घपला, यासी कंपनी का कितना बड़ा घपला, पेमेंट भी कर दी और फिर वो ब्लैकलिस्ट भी कर दी। इनके नेता ऊट पटांग काम करने के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार में इनके पूरे नेता बीजेपी के शामिल। जी मनोज राठी जी, ये तो जनता ही तय करेगी कि जनता किस पार्टी को चुनती है। फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे, जहां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के वैज्ञानिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। और बता दें कि फरीदाबाद गुरुग्राम जिले में एक जिले में 50 एकड़ जमीन में बनाई जाएगी साइंस सिटी। बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में और सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और देश भर के वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। एक विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहां एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहां हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जो शुरू हुआ होगा उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता है, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल जी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है फरीदाबाद में, जिसमें सीएम ने शिरकत की। ये फेस्टिवल कितना अहम माना जा रहा है फरीदाबाद के लिए, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दीजिए। देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है फरीदाबाद के दौरे पर रहे और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहली बार जो है आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का समापन हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दृष्टि वायकट सेंटर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में शिरकत की है। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा अहम माना गया है, क्योंकि इसमें जो है 5000 छात्र जो है यहाँ पर मौजूद रहे और 5000 छात्रों को किस तरीके से संबोधित
जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, मनोबल उनका बढ़ाने का काम यहाँ पर क्या उन्होंने मुख्यमंत्री ने साथ साथ यहाँ पर भी ये भी बोला कि कोरोना के जिस समय जो है महामारी कोरोना जो है भारत में आया था तो कहीं ना कहीं त्राई चारों तरफ जो है वो मच रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैज्ञानिक जो छात्र है उन्होंने जो एक वैक्सीन इस तरीके की बनाई कि सबसे पहले भारत में जो है वैक्सीन बनी और जो है तमाम जो है देशों में वो वैक्सीन जो है वितरित की गई। तो इस तरीके के यहाँ पर मनोबल बढ़ाते हुए कहा। और यहाँ पर सोनिया साथ ही साथ यहाँ पर जो है वैज्ञानिक तौर पर जो है यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाने का निर्माण करने का। मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। 22 तारीख को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें, जगह जगह क्राइम ब्रांच की टीम तैनात रहेगी और फिलहाल निकलने वाले जुलूसों को लेकर तैयारी पूरी है। बता दें कि अलर्ट मोड पर फरीदाबाद पुलिस नजर आ रही है और बता दें कि 22 जनवरी को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। यात्राएं होंगी उसमें पूरी सुरक्षा का ध्यान। इस संबंध में फरीदाबाद पुलिस पहले से ही अलर्ट है। जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें विभिन्न समुदाय जो हमारे हैं, जो दल है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, या जो कोई भी अपनी आस्था में जो रखने वाले जो लोग हैं, कोई मंदिरों में अपनी शोभा यात्रा या कलश यात्रा या कोई भंडारा, इस तरह की जो भी चीजें कर रहे हैं, उस संबंध में पुलिस अलर्ट है पहले से ही। और जहाँ की इस तरह की कोई भी प्रोग्राम या यात्राएं होंगी उसमें पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, आमजन का भी ध्यान रखा जाएगा। और इसमें ताकि कोई भी इसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो तो इसमें ड्यूटीज पहले से लगाई हुई हैं, जिसमें हमारी क्राइम ब्रांच भी रहेंगी जो सिविल डिवीजन में, ताकि कुछ जो असामाजिक तत्व है उन पर निगाह रख सकें। इस संबंध में फरीदाबाद पुलिस पहले से ही अलर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बहादुरगढ़ में पिस्तौल की नोक पर मोटरसाइकिल लूट का मामला सामने आया है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाशों ने पीड़ित को कहा कि 4-5 दिन बाद मोटरसाइकिल बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर मिलेगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि बहादुरगढ़ में बंदूक के दम पर बाइक की लूट की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।